Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के एक दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं इस चैप्टर में। क्लास 11 का चैप्टर 7 है भी। ठीक है, तो इसको भी मैंने शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स के फॉर्म में तैयार किया, जिससे कि आपके क्वेश्चन आंसर भी रेडी हो जाए और जो रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन है एंड दूसरे पार्ट में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन लिए हैं वो है, आपको बताना है नेम द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कि कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है, कंपनी बनाई जाती है, तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस से होकर उसको गुजरना होता है, उनके नाम बताइए। क्वेश्चन सेकंड पूछता है लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कि जो है कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस टाइम पे इनकॉर्पोरेशन यानी कि सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन के टाइम पे हमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 3 पूछ रहा है व्हाट इज़ अ प्रॉस्पेक्टस, इज इट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू फाइल अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और क्या हर कंपनी के लिए फाइल करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपको सारे स्टेजेस के नाम, कौन कौन से स्टेजेस है उनके नाम बताना है जब जो है कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेजेस आर देयर, 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज है हमारी प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि कोई भी चीज़ का स्टार्टअप, बिगनिंग। ठीक है, दिस स्टेप डील्स विथ आइडिया जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग इट एज ए कंपनी। इस स्टेप में जो है सबसे पहले यही होता है कि जो भी पर्सन कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी बनाना चाहता है, उसके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं कि उसे कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है, किस फील्ड में प्रोडक्शन करना है, बिजनेस को अपने करना है, इन कंपनी के फॉर्म में, वो आइडिया जनरेशन ही जो है प्रमोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके लिए कहाँ से उसे फंड चाहिए, कैसे वो फंड का इंतजाम करेगा, कैसे वो जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए अपना प्रोडक्शन हाउस तैयार करेगा, ये सारे आइडियाज़ प्रमोशन के स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में होता है आपका आइडिया जनरेशन और इम्प्लीमेंटिंग इट एज ए कंपनी। ठीक, सेकंड है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या आएगा, दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑब्टेनिंग द सेम। मतलब इस स्टेज में आपने पहले आइडिया जनरेट किया, उससे रिलेटेड जो भी आपको काम करना था वो आपने काम किया, पेपर वर्क किया। अब सेकेंड स्टेज में आपको उस पेपर वर्क को एक सर्टिफिकेशन दिलवाना है, मतलब कि प्रॉपर जो आपकी कंपनी आपके माइंड में है, पेपर पे है, उसको एक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, जिससे कि वो ऑन लॉ के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हो सके, एक प्रॉपर नेम के थ्रू वो नोन हो जाए मार्केट में। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इस स्टेज में आता है आपका सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करना एंड ऑब्टेन द सेम। अप्लाई करने के साथ साथ उसको पाना भी। आफ्टर द सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड अ कंपनी बिकम्स अ वैलिड एंटिटी इन द बुक्स ऑफ लॉ। और जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब वो एज ए कंपनी वर्क कर सकती है, तो वो उसकी वैलिड एंटिटी बन जाती है बुक्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। यानी वैलिड एंटिटी मतलब कि अब अगर उस कंपनी के नाम से कुछ भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, उधार चल रहा है, नकद चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो वो वैलिड माना जाएगा और कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होने पे उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्रमोशन, सेकंड हो गया इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है हमारा इशूइंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। अब थर्ड में हम अपना, क्योंकि हमें सर्टिफिकेशन मिल गया, हम इस्टेब्लिश हो गए, अब हम अपनी कंपनी के नाम से मार्केट में शेयर या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ये इशू इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है और फंड के लिए हमें जो पैसे चाहिए होता है, तो हम अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं, जिसे पब्लिक परचेज करती है और पैसे देती है। वो पैसा हम बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस को आगे रन कराते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेज इन्वॉल्व्स रेजिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग स्टॉक्स एंड डिबेंचर्स टू पब्लिक। ठीक है, इस स्टेज में आपका कैपिटल को रेज करना इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि आप
इशू करते स्टॉक, स्टॉक में आप कहा जाता है शेयर्स, और डिबेंचर्स टू पब्लिक को, ठीक है, जिससे कि वो आपसे शेयर या डिबेंचर्स खरीदेंगे और वो पैसा आपको देंगे, उसके रिटर्न में आप उसको इन रिटर्न फॉर्म में, इन पेपर फॉर्म में, अब तो ई फॉर्म आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर और डिबेंचर्स के जो है मिल जाते हैं, जिसको टाइम टाइम पे आपको, अगर आपने शेयर लिया तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपने डिबेंचर्स लिए तो आपको कंपनी इन रिटर्न के फॉर्म में इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। अब हमारा 4 स्टेज है बिजनेस कमेंसमेंट। हमने जो है प्रमोशन कर लिया, इनकॉर्पोरेशन कर लिया, शेयर डिबेंचर्स इशू करके फंड का भी अरेंजमेंट कर लिया। अब जब फंड्स हमारे पास अरेंज हो गया है तो फोर्थ आता है कि अब हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक। तो इन दिस स्टेज द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड एंड कंपनी कमेंसेस बिजनेस। इस स्टेज में सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी होती हैं और कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है, यानी कि अब उसको जो भी प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो अब यहाँ पे वो रन करा सकती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज से होके कंपनी को गुजरना होता है जब उसका फॉर्मेशन होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जहाँ हमें कंपनी का सर्टिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब यही होता है कि हम उसको सर्टिफाई करा रहे हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, ठीक है। हम कहाँ पे सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स लगते कौन कौन से, देखिए, MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका होता है एक तरह से लीगल जो है पेपर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो है प्रिपेयर होता है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। मतलब कि जब भी कंपनी का बनानी है और रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, ठीक है। इसके डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे, अभी इन शॉर्ट में ही देख लेते हैं, ठीक। सेकंड, हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम AOA के नाम से जानते हैं। ये होता है, ये हमारा पेपर बनता है कि हमें अपने कंपनी का पर्पस क्या है, ठीक है, और उसके ऑपरेशन रेगुलेशन को वो डिफाइन करता है, ठीक है। यानी कि आपका रूल्स क्या है, कंपनी आपने बनाया किस काम के लिए, वो क्या काम करेगी, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए AOA बनाया जाता है, ठीक। थर्ड पॉइंट है हमारा डायरेक्टर्स अप्रूवल कंफर्मिंग दैट दे विल बी फंक्शनिंग एज डायरेक्टर एंड बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। थर्ड डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो है जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो अपना अप्रूवल जो है कंफर्म करके देंगे। मतलब डायरेक्टर्स की अप्रूवल का कंफर्मेशन लेटर एक लगेगा कि वो जो है कंफर्म कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं कि वो डायरेक्टर की तरह फंक्शन करेंगे, काम करेंगे उस कंपनी में, और उसके लिए उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने होते हैं। ये सब आप डिटेल्स में आगे पढ़ोगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन शेयर्स वो शेयर होते हैं जो है डायरेक्टर्स को कंपल्सरी खरीदने ही होते हैं, जो ये शो करते हैं कि अब वो डायरेक्टर कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाई है, ठीक है। तो ये उसे खरीदने होते हैं कंपनी से। तो इन सब का भी एक अप्रूवल लेटर होता है, जो ये लेटर जो है इन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में सबमिट किया जाता है। पहला MOA, दूसरा AOA, तीसरा है आपका डायरेक्टर्स अप्रूवल लेटर। फोर्थ है आपका एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का लेटर लगता है विद द मैनेजिंग डायरेक्टर और समवन हु इज गोइंग टू बी गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर का एक एग्रीमेंट लेटर कि वो भी अपने जो काम करना जा रहा है वो एज ए MD की तरह काम करेगा, उसका भी अप्रूवल लेटर लगता है, ठीक है। कि या फिर वो पर्सन जो उस पोस्ट के लिए जा रहा है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह एज ए वर्क कर रहा है, उसका, या तो जो वो पहले से हो तो उसका एग्रीमेंट लेटर, या फिर जो अपॉइंट होने वाला है उसका एग्रीमेंट लेटर, ओके। तो 4 डॉक्यूमेंट्स देख लिए, बाकी 4 और है। एक लेटर लगेगा, अ लेटर फॉर्म फ्रॉम रजिस्ट्रार कंटेनिंग अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। रजिस्ट्रार का अप्रूविंग लेटर जिसमें कि वो अप्रूव क्या कर रहा है, कंपनी के नाम को, मतलब कि जो भी आपने कंपनी का नाम सोचा है रजिस्ट्रार ने उस लेटर को अप्रूव कर दिया, वो लेटर लगेगा कि कंपनी के नाम का। 6th है हमारा स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल लीगल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड,
ठीक है, एक स्टैचुटरी डिक्लेरेशन यानी एक वैधानिक यानी कि एक लॉ की तरफ से डिक्लेरेशन, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जितनी भी लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वो इन रिटन फॉर्म में एक लेटर या एक पेपर वो भी लगता है। ठीक है, फिर सेवेंथ है हमारा अ नोटिस स्टेटिंग द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ कंपनी। ऐसा नोटिस जिसमें कि ऑफिस के एड्रेस एग्जैक्टली लिखा गया है, जो आपका आगे हमेशा यूज़ होना है। तो एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ ऑफिस, ये आप जो है इट कैन ऑल्सो बी सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाए उसके 30 दिन के अंदर भी आप इस नोटिस को सबमिट कर सकते हो। मतलब ये तुरंत आपको नहीं सबमिट करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है हमारा पेमेंट एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। फिर रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने पे करी है उसकी भी एक कॉपी, उसका भी एक एविडेंस, वो भी आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगेगा। तो ये 8 पेपर हैं जो हमें जब जो है हमें इनकॉर्पोरेशन करना होता है, सर्टिफिकेशन कराना होता है, तो हमें इन पेपर्स को सबमिट करके देना होता है और तब इसके रिटर्न में सब ये चेक होता है, तब हमें हमारा कंपनी सर्टिफाई हो जाती है। ठीक है, तो एमओए की एक कॉपी, एओए की कॉपी, डायरेक्टर्स अप्रूवल की कॉपी, मैनेजिंग डायरेक्टर के एग्रीमेंट की कॉपी हो गई। फिर हमारा हो गया रजिस्ट्रार के अप्रूविंग की कॉपी, जिसमें कि वो कंपनी के नाम को अप्रूव कर रहा है। फिर छठा है हमारा स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, जिसमें कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट हो गई है वो। फिर एक नोटिस जिसमें कि हमारे ऑफिस के एड्रेस को मेंशन किया गया है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट की कॉपी लगेगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और क्या सब कंपनी को प्रॉस्पेक्टस फाइल करना जरूरी होता है। तो देखते हैं। प्रॉस्पेक्टस इज एन invitation from a company to the general public informing about availability to purchase or subscribe shares and debentures issued by a company। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रॉस्पेक्टस एक तरह से इनविटेशन होता है कंपनी की तरफ से जनरल पब्लिक के लिए। उनको ये बताना होता है कि अब इस टाइम उनकी कंपनी में शेयर्स या फिर डिबेंचर्स अवेलेबल हैं जो कि पब्लिक खरीद सकती है और सब्सक्राइब कर सकती है। ठीक है, ये समझिए प्रॉस्पेक्टस को एक तरह से समझ लीजिए कि ये मैरिज कार्ड है। ठीक है, जो हम लोग शादी का कार्ड होता है अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए उनको देते हैं, जस्ट लाइक दैट समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, हम लोग शादी का कार्ड होता है, हम लोग उसको जो है पब्लिश करते हैं अपने रिलेटिव और सबके घर घर पे देने जाते हैं। उसमें डेट वेट सब कुछ मेंशन होता है, सारे फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम लोग क्यों ये करते हैं? इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ ये होता है ना कि हमें लोगों से गिफ्ट्स मिलेंगे, लोग आएंगे हमें ब्लेसिंग देंगे, गिफ्ट्स देंगे, है ना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली तो हमें फंड रेज करना होगा ना, क्योंकि शादी एक इतना बड़ा फंक्शन होता है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम अपने रिलेटिव फ्रेंड्स और भी जितने भी नोन लोग होते हैं हम उनको इनवाइट करते हैं और उनसे फंड कलेक्ट करते हैं, जो कि हम अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो समझिए प्रॉस्पेक्टस भी एक इसी तरीके का इनविटेशन कार्ड होता है, जो कि क्योंकि कंपनी के पास उतना पैसा नहीं होता है और उसको अपने बिजनेस को रन कराने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रॉस्पेक्टस के फॉर्म में पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनकी कंपनी में आए, उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को चाहे परचेज करें या फिर सब्सक्राइब करें और उनको फंड प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आगे है आईपीओ ऑल्सो नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। तो जब भी कंपनी कोई नई कंपनी होती है तो वो जब भी पहली बार ऑफर करती है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनाती है अपना करती है, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि फर्स्ट स्टेज में जब वो एकदम अपना बिगनिंग करने जा रही, रेस करने जा रही, तो उसको कहते हैं आईपीओ, सबसे पहला जो ऑफर करती है पब्लिक के लिए। एंड इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स, और यही एक सोर्स है फंड को रेज करने का पब्लिक से। यानी कि आपने पब्लिक से डिमांड करी, अब पब्लिक जो है पैसे देके आपकी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज कर रही है। बट in case of a private company there is no need to file a prospectus as private companies are restricted from issuing IPO।
ठीक है। लेकिन आगे ये कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी के केस में प्रॉस्पेक्टस फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपने आईपीओ नहीं इशू कर सकती, आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इशूइंग आईपीओ। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती, डिमांड नहीं कर सकती, उन्हें अपना सेल्फ या फिर लोन वोन लेकर के ही रेज करना होता है। केवल पब्लिक कंपनी है जो कि वो पब्लिक में पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू फंड को रेज कर सकती है, ठीक है। A prospectus can be required if the aim is to generate funds from public। prospectus का मतलब एम ही यही है, तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपको पब्लिक से पैसों की ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हर कंपनी को ज़रूरी है? इसका आंसर ये है कि प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है अपना प्रॉस्पेक्टस फाइल करने के लिए, केवल पब्लिक कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है, और जब वो फर्स्ट टाइम करती है उसको हम आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम एक इसका देख लेते हैं कि प्रॉस्पेक्टस हमारा कैसा होता है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे एक जो है पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप इनकॉर्पोरेशन है, जिन्होंने अपना जो है इशू किया है प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। आप इसको देख समझ सकते हैं। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन कंटेन्स, कैसा होता है प्रॉस्पेक्टस, मैं उसका एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें देखिए सिक्योरिटीज ऑफर्ड, इन्होंने द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन कंटेन्स बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीनियर नोट्स एंड दिस ऑफरिंग। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑफर जब आप करते हो, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हो, तो आपको अपनी कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और शेयर और डिवेंचर्स जो भी आप इशू कर रहे हो उसके प्राइस क्या है, मेच्योरिटी डेट क्या है, इशू डेट क्या है, इशू प्राइस क्या है, उस पर आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग डेट्स क्या है, ये सब की इन्फॉर्मेशन देनी होती। सिक्योरिटीज ऑफर्ड, ये क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं? 3.5% सीनियर नोट्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स ड्यू जनवरी 23, 2024, ठीक है। इशूअर कौन है? यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट डॉलर में है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट क्या है इसकी? 23 जनवरी 2024 को ये मैच्योर्ड हो जाएगा, और इशू डेट है इन्होंने 2019 में इशू किया है, ठीक है, 5 साल के लिए, यानी कि ये एक तरह से डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। इशू प्राइस है जो भी है इन्होंने दिया नहीं है, मतलब कि ये एक तरह से एग्जाम्पल है, तो कुछ भी हो सकता है, 5%, 10% ये इशू दे रहे होंगे, इंटरेस्ट दे रहे होंगे उस डिबेंचर्स पे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 3.5% एनुअली। इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स क्या हैं कि ये 23 जनवरी और जुलाई के महीने में ये जो है हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। रिकॉर्ड डेट्स ईच जनवरी और जुलाई 15, और हर 15 जनवरी और 15 जुलाई में इनकी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। फॉर्म फुली रजिस्टर्ड ग्लोबल नोट्स इन बुक एंट्री फॉर्म, डिनोमिनेशन 2000 एंड इंट्रीगल मल्टीपल्स ऑफ $1000 इन एक्सेस देयर ऑफ। मतलब इतना कुछ बहुत सारा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल की प्रॉस्पेक्टस में होता क्या क्या चीज़ें, उसके लिए मैंने एक ये गूगल से ही सर्च करके डाला है, ठीक है। कि ये डिनोमिनेशन मतलब कि जो आपका जो है डिबेंचर्स हैं वो कितने, जैसे कहते हैं नहीं 10 रुपये का एक डिबेंचर, 100 रुपये का, तो यहाँ पे 2000 और $1000 के मल्टीपल्स में है ये। फर्दर इशुएंस क्या हो सकता है, तो आगे इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा कुछ आपको प्रॉस्पेक्टस में देना होता है। यूज़ ऑफ प्रोसीड्स, वो प्रोसीड्स का यूज़, जो भी पैसे आ रहे हैं डिबेंचर से पब्लिक से आपने यूज़ करके, वो आप क्या करोगे? वी एस्टिमेट दैट द नेट प्रोसीड ऑफ दिस ऑफरिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली, कितना होगा वो? आफ्टर डिडक्टिंग अंडरराइटिंग डिस्काउंट एंड कमीशंस एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, वी एक्सपेक्ट टू यूज़ the net proceeds from the sale of the senior notes for general corporate purposes, which may include advances to our subsidiaries to finance their activities, repayment of outstanding indebtedness and repurchase of our common stock। मतलब इन्होंने बताया कि उस प्रोसीड से वो पहले तो वो जो भी अंडर राइटिंग कमीशन डिस्काउंट ये सब पेमेंट करना है, इसका पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो भी नेट प्रोसीड बचेगा जो है उससे ये जो है कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें कि आपका इंक्लूड है
इनकी जो सब्सिडरीज है उनको वो एडवांस देंगे, फाइनेंस करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ को, और जो भी इनकी आउटस्टैंडिंग है, जो भी इन्होंने उधारी ले रखी है, उन सब का पेमेंट करेंगे और फिर से रीपरचेज करेंगे अपने कॉमन स्टॉक को। ठीक है, तो ये सारा कुछ पर्पस आपको डिफाइन करना होता है। ऑप्शनल रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब कि कितने टाइम के बाद इसको रिडीम कराया जा सकता है ना, तो ये ऑप्शनल होगा या कैसा होगा, उन सब की इंफॉर्मेशन। ठीक, आइए कम बैक करते हैं हम फिर से। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर कर लिया है। तो आज के लिए दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने नए चैप्टर, नए वीडियो पे, जो कि सॉरी नया नहीं है, पुराना ही है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, चैप्टर 7 है हमारा। तो शॉर्ट नोट्स बन चुके थे, इसके आगे ये शॉर्ट नोट्स का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो आज इस शॉर्ट नोट्स में हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इन 5 क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। इसके पहले 3 क्वेश्चंस थे, ये फर्दर 2 क्वेश्चंस के और हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, एट विच स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी डज इट इंटरेक्ट विथ सेबी, कि जो है कब जो है कंपनी को, जब उसका फॉर्मेशन होता है, ज़रूरत पड़ती है कि वो सेबी से इंटरेक्ट करे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए 4th पढ़ते हैं, समझते हैं। आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को एक्सप्लेन करना है। A statement submitted to the registrar containing names and address of shareholders with the numbers of shares that are allotted to each of them is called as return of allotment। देखिए, हम जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, जिसमें कि नाम और एड्रेस होगा किसका, जो शेयर होल्डर यानी कि जिन जनरल पब्लिक ने आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है या फिर सब्सक्राइब किया है, उन सभी शेयर होल्डर्स के नाम, उनके एड्रेस उसमें लिखे हों, विद द नंबर ऑफ शेयर, उन्होंने हर पर्सन ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, और जो उनको अलॉट हुआ है, यानी कि मान लीजिए एक पर्सन ने 10 शेयर आपकी कंपनी के खरीदे और उसको अलॉट कितना हुआ, हो सकता है उनको अलॉट हुआ हो 8 शेयर, 5 शेयर या 10 शेयर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस स्टेटमेंट में देनी होगी। वो जो है आपका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कहलाता है, यानी कि शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन आप जिस पेपर पे नोट डाउन करते हो, तैयार करते हो, वो आपको स्टेटमेंट बना के रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। It needs to be signed by the director or a secretary within 30 days of allotment, यानी कि जिस दिन उनको शेयर अलॉट हो जाएगा, उस दिन वो पेपर को, वो जो डायरेक्टर हैं और सेक्रेटरी है, 30 दिन के अंदर उसे साइंड कर दें, उसे उस पर सिग्नेचर हो, अपना अप्रूवल दे दें। ठीक है, इट शोज दैट कंपनी हैज़ रिसीव द मिनिमम नेसेसरी सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ये सिग्नेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसलिए क्योंकि ये शो करता है कि कंपनी ने मिनिमम नेसेसरी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है उन जनरल पब्लिक से, मतलब जो भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, उन्होंने पैसा रिसीव कर लिया है। भाई आप नॉर्मल देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कोरियर आता है या कुछ भी ऐसा आता है, वो हमसे जब भी हमें कोई सामान देता है, इन रिटर्न हमसे साइन करवा लेता है एक पेपर पे, जिससे कि एक प्रूफ हो जाए कि हाँ इन्होंने ये सामान रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही है कि डायरेक्टर यानी कि जो पूरा कंपनी का काम संचालन सब ऑपरेशन देखता है, या फिर सेक्रेटरी, उसको उस पेपर पे साइन करके ये शो करना होता है कि जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी पैसों की वो पूरी हो गई है, उन्हें पब्लिक से पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो एक इसका भी फॉर्मेट मैंने गूगल से डाउनलोड किया, दिखाती हूँ कैसा होता है, जिससे कि आपको ये जो है याद रहे। देखिए, फॉर्म 24 होता है, कंपनीज एक्ट 1965, ये पुराना फॉर्म है। ठीक है, मुझे आपको नया फॉर्म दिखाना चाहिए था। एनीवेज ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो, और इनफैक्ट आप खुद भी गूगल पे ऐसे जो है सर्च करके
नया कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देख सकते होगा ऐसे ही सब कुछ, क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कंपनी, रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक। नेम ऑफ कंपनी का क्या नाम है, द शेयर्स रेफर्ड इन दिस रिटर्न वर अलॉटेड ऑन द, किस दिन पे अलॉट किए गए हैं, ठीक है, बिटवीन द डे, ये सारी चीज़ें आपको देना होता है। उसके बाद देख लीजिए शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, क्या है उनका इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस है कि ऑर्डनरी है या फिर अदर काइंड्स स्पेसिफाइड, डिटेल्स में सारी शेयर की इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर कैश कंसिडरेशन में नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल अमाउंट, ये सारा कुछ, ये सब अभी आपको पढ़ने से देखने में काफ़ी टफ लग रहा होगा, ठीक है। इतना डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट एक फॉर्मेट है, मैंने आपको जस्ट दिखाया। ये जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जब बढ़ोगे, 12th में, ग्रेजुएशन में या प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, तब आपको चीज़ें और इजीली समझ में आएंगी। बट हाँ, अभी से अगर आप देख लेंगे तो एक प्रोफॉर्मा आपके माइंड में बन जाएगा कि ऐसा होता है, ठीक है। फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि ये जो कैश में लोगों ने खरीदा होगा उसकी डिटेल, नंबर ऑफ शेयर कितने कितने पैसों का है, कितना अमाउंट पेड है, नहीं पेड है, नहीं और ड्यू है, कितना बचा है, इन सब की इंफॉर्मेशन। दूसरा अदर देन कैश, यानी कि चेक के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदा, फिर उसमें भी नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल अमाउंट, इन सब की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। Particulars of allotee of the shares so allotted and the numbers and classes of shares allotted to them are as follows, ठीक है। ये सब की इंफॉर्मेशन, क्लास क्या है, नेशनैलिटी, रेस, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये देखिए नेम एंड एड्रेस हो गया, नंबर ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन, फिर प्रेफरेंस है तो कैश में कितना है और अदरवाइज यानी नॉन कैश में कितना, ऑर्डिनरी नॉर्मल शेयर है तो वो कितना है, अदर काइंड्स में है तो उसकी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए डायरेक्टर के और सेक्रेटरी के आपको साइन की ज़रूरत होती है इस पे डॉक्यूमेंट में। फिर ये सर्टिफिकेट इन द फॉर्म सेट आउट हेयर अंडर शैल बी गिवन बाय अ डायरेक्टर एंड अ सेक्रेटरी एवरी कंपनी, और ये मतलब कि एक रिटर्न सर्टिफिकेट जिसमें कि डायरेक्टर या सेक्रेटरी का पूरा रिटर्न में अप्रूवल मेंशन होगा, ये हो जाता है आपका, ठीक है, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस तरह से ये कई पेज का बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाएगा। बट हाँ, जितना चीज़ों से प्रैक्टिकली आप अपनी स्टडीज़ को कनेक्ट करिए तो वो चीज़ हमें ईजिली दिमाग में याद हो जाती है, ठीक है। कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन है, उनका नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब होता है, और अप्रूवल होता है डायरेक्टर या सेक्रेटरी का, ठीक है। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लीड करते हैं। एट विच स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी डज इट इंटरेक्ट विथ सेबी, कौन से स्टेज पे सेबी से इंटरेक्ट करना होता है जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। द स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज दैट स्टेज वेयर अ कंपनी नीड्स टू इंटरेक्ट विथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जब आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी जब आपको पैसों की ज़रूरत है, फंड रेज करना है, उस स्टेज पे कंपनी को सेबी से इंटरेक्ट करना होता है, क्योंकि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपको परमिशन देती है कि हाँ आप जो है पब्लिक से फंड रेज कर सकते हो, ठीक। The interaction is required because during this phase the company looks to raise capital from public by issuing shares and debentures. इंट्रैक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उस फेज पे कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, उसे कैपिटल अपना रेज करना होता है, और ये रेज वो पब्लिक से कर सकता है क्योंकि उन्हें पैसे पब्लिक से चाहिए, फ्रॉम पब्लिक बाय, और वो इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, अपने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू करते हैं कंपनी के नाम पे, और जो पब्लिक उसे खरीदती है और ख़रीदने के लिए वो उन्हें फंड या फिर पैसे देती है, और वो फंड से फिर वो कैपिटल अपना रेज कर पाते हैं। फॉर इशूइंग सच शेयर द कंपनी हैज़ टू फॉलो रूल्स सेट बाय सेबी, और इसके लिए ऐसे ही नहीं कोई इशू कर सकता, इसके लिए कंपनी को वो सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि सेबी ने बनाए होती हैं। So it becomes essential to obtain approval from the SEBI before issuing of shares or moving ahead with capital subscription, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत एसेंशियल या मैंडेटरी हो जाता है कि सेबी की अप्रूवल लेना
ठीक है, बिफोर इशूइंग ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जो भी है इशू करने से पहले आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपकी कंपनी को फंड की ज़रूरत है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है। और जब सेबी आपकी सारी चीज़ें देख लेगी, सर्टिफाई करेगी, तभी वो आपको अप्रूवल करेगी। अगर वो नहीं करती है तो आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन या कैपिटल रेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और अगर आपको कुछ डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, मैं एज सून एज पॉसिबल उनको शॉर्ट आउट करूँगी। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे बेस होंगे। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरी क्लास में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।